देखिए प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सेट 822 बीएजे का संपूर्ण हल हम तुम्हें दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खंड अ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42,15 का एचसीएफ कितना होगा। तो 42 और 15 का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 210 और इसका एचसीएफ निकालना है हमें, कितने का है 42,15 का एलसीएम। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या एलसीएम कितना है, एचसीएफ निकालना है, पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या, तो एचसीएफ निकालेंगे तो 42 गुणा 15 बटे 210 का गुणा हो रहा है तो क्या लग गया 42 से कितनी बार 5 से, तो एचसीएफ निकल के आया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संख्या 240 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो संख्या 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको, तो 240 के गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 0 60, 2 से कितनी बार, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, तो फैक्टर आ गए आपके 240 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 कितनी बार आया है, तो 2 की घात गुणा गुणा। क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और -4x माइनस 6y बराबर 10 का हल होगा। तो हल निकालना है, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, -2, पहले तो कॉमन ले लो, इसमें से कितना आया 2x प्लस 2 तिया 6, 3y बराबर 10, -2 का इधर क्या लग गया 10 बटे -2, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y बराबर -5, इधर ले आओ, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। a1 बराबर 2, तुलना किससे करते हैं आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, समीकरण 3 व 4, समीकरण 1 की तुलना 3 से, समीकरण 1 व 3 और 2 व 4 की तुलना करने, जब तुलना करेंगे तो a1 कितना हो गया, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 5, a2 बराबर कितना है, b2 बराबर और c2 बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, a1 का मान कितना है बटे 2, b1 का मान, c1 का मान और c2 का कितनी बार कैंसिल आएगा, काम -5 दिखाई देगी तो तीनों इक्वल आ गए, अतः कैसे होंगे, अनंत हल होंगे, कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 के शून्यक आप जानते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने, a कितना हो गया
बी कितना हो गया, सी कितना हो गया। तो आप गुणनफल निकालना है इसका, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी को मान ए को। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन दे रहा है आपका टेन थीटा बराबर √3। टेन थीटा बराबर टेन कितने का मान होता है √3, टेन 60। तो थीटा बराबर तुलना करने पर कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये कोई आपका वृत्त है ओ केंद्र का और एक बिंदु है ए से इस पर दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू, एपी और एक्यू खींची गई है, परस्पर 80 अंश का कोण बना रही है। ये कितने का, झुकी है। तो कोण पीओए का मान क्या होगा, हमें निकालना है पीओए, ये वाला एंगल। तो आप जानते हो प्रमेय आपने पढ़ी है कि ये 80 है और आमने सामने के इन कोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है, कोण पीओ क्यू, कोण पीओ प्लस कोण पीए क्यू बराबर होता है आपका 180 अंश। प्रमेय पढ़ी है ना। पीओ क्यू निकाल लेंगे पहले हम, इसका मान है 80 और 80 पश्चांतर कर दिए तो कितना आ गया 180 माइनस 80, तो बच गए कितने, कोण पीओ क्यू बराबर 100, यानी ये पूरा हो गया आपका 100 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना, आधा रह जाएगा, और आधे का मतलब है कोण पीओ ए, कोण पीओ बराबर 100/2 यानी 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री। उतार लो, बंद करो यार। देखिए यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, अगर कोई घटना निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो प्रायिकता कितनी होती है उसकी, यानी उसके घटित होने की कुल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति सेम है, निश्चित घट रही है यानी कुल परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति क्या है, सेम है। तो आप जानते हो कि अनुकूल परिस्थिति जितनी है उतनी ही उसकी कुल परिस्थिति है। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रायिकता घटित होने की प्रायिकता एनई बटे, तो एनई की जगह पे एनएस लिख दो भाई, बटे में एनएस कैंसिल कितनी बार होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्या होता है 3πr। क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी, तो ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला बीच की दूरी का पढ़ा है आपने, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस x1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर y1 की जगह पर y2 की जगह पर, तो ये हो गया आपका 3 में से 1 घटा दिया तो 2 का वर्ग, ये -2 का वर्ग, 4 और 4 8 का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² + 4kx - 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। एक मूल मैंने आपको बताया था, मूल क्या होता है, x का मान। तो x का मान कितना दिया है 1/2, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। x की जगह पर x की वैल्यू रख दो, x की जगह पर जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर
प्लस 4k इंटू एक्स की जगह पर 1/2 माइनस 5 बराबर 0। ये कितना हो गया आपका 1/, प्लस 2 से कितनी बार कैंसिल, तो 2k माइनस 5 बराबर 0। 4 से 4 एक बार कैंसिल, 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। 5 में से 1 घट गया तो कितने बचे माइनस के, माइनस 4 पश्चांतर कर दे तो k बराबर है बेटा 4/2, यानी k बराबर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा माइनस 1 तो ऐसे ही रहने दो बेटा, या माइनस जामे तो कॉमन ले लो, का ले लो, तो जी बच्चे को 1 तो है प्लस को, और साइन थीटा का है बेटा माइनस को। सेक थीटा को सूत्र क्या होता है, टेन थीटा को क्या होता है, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा, और जाको एलसीएम ले लो तो कॉस थीटा, तो ऊपर बच्चे को 1 प्लस, तो एक में a माइनस बी और एक में a स्क्वायर माइनस बटे में कॉस थीटा, एक को वर्ग एक ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला पढ़ो है आपने, बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा थे तो माइनस के कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, माध्य दिया है 32 और बहुलक कितना है 35, तो उनकी माध्यिका निकालनी है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था और ये क्वेश्चन भी कराया है, याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा बहुलक कितना है, माध्यिका निकालनी है आपको, माध्य कितना है, तो ये तो 35, 32 दूनी माइनस के जात्रप ले आए तो बराबर 3 गुणा माध्यिका, क्योंकि हमें माध्यिका निकालनी है। तो ये कितने आ गए 99, और 3 को गुणाए रहो तो लग गो कितनी बार कैंसिल, यानी माध्यिका आपकी निकल आई 33। 13 कॉस थीटा बराबर, नहीं 13 तो ये है ही, क्या गड़बड़ करते ही भाई, अच्छा 11 रहेगा वो है, ये है 12, 13, 11 रह गया। तो 11 देखो, ये दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 9 तक। एक बात ध्यान रखना कि इनको एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक से लेके n पदन तक योगफल निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n की जगह पे कितना हो जाए 9, और n प्लस 1 9 और 1 बटे, तो 9 गुणा 10 बटे 2, 2 ते कितनी बार 9 पंजे, चाहे योगफल कर लियो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है cos थीटा बराबर √3/2, cos थीटा बराबर √3/, cos कितने की वैल्यू होती है √3/2, cos 30, यानी थीटा बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। दोनों पे योगफल 10 आवे तो दो पासे न उछालेंगे और दोनों पे योगफल कितना आवे 10 आवे, तो कैसे आ सकता है, एक पासे पे 4 और दूसरे पे 6, तो 4 कोमा दूसरे पे 5 कोमा और 6 कोमा, तो अनुकूल परिस्थिति टोटल कितनी, और टोटल आप जानते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि दो पासे है तो 6 की घात n, मैंने फॉर्मूला लगायो
तो एन की जगह पे 2 पास है तो 2 है को 6 6 36। तो प्रायिकता को फॉर्मूला आप जानते ही है, एन बटे एन का मान 3 और एन एस का 36, तो 1 बटे 13 कम को। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें नहीं होगा, साफ कर दें बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है आपका, ध्यान से देखना, थेल्स प्रमेय पर डिपेंड है। ये चित्र दिया हुआ है आपका, ए बी सी डी और ई। इधर ये 2.2 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर ईसी निकालनी है। कुछ नहीं है, थेल्स प्रमेय याद होनी चाहिए। एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। पर लेकिन ये लागू कब होती है, जब डीई और बीसी समांतर हो। ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पर, जब डीई और बीसी समांतर होंगे तभी जब प्रमेय लागू करें। चाहे तो एडी बटे डीबी ले लो बराबर ए बटे ईसी ले लो, चाहे एडी बटे ए बी ले लो बराबर ए बटे एसी ले लो, चाहे डीबी बटे ए बी ले लो बटे बराबर ईसी बटे एसी ले लो। कैसे ले सकते हैं, पर लेकिन ध्यान इतना रखना है कि जो इधर लेंगे वो ही सेम इधर लेंगे। तो एडी की वैल्यू कितनी है 2.2 और ये 3.3, ए कितना है 1.8, ईसी निकालना है। पॉइंट थे 2 थे 11 बार, 11 थे 2 बार और 11 थे, ईसी बराबर निकालेंगे तो 3 को तो गुणा 18 54 और 2 को लगो भाग तो 2.7। क्वेश्चन नंबर 17, 0 से वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बारंबारता दी है आपको 5, 4, 7, 8 और 6। आपको पूछा गया है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग देख लो, सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का दो है 30 से 40, यही बहुलक वर्ग है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 18, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान, क्योंकि आप जानते हो टेन थीटा तो ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल तो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 12, 15, 21 का एलसीएम 12, 15, 21 एलसीएम निकालना है, कम से कम 2 संख्या में भाग जावे। क्या को चलो जाओ 3 को, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब तो काऊ को ना जा रहा, तो एलसीएम कह लो या लासा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, 3 चौका 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, 420वां विकल्प दिया हुआ है आपका 2,3, 4, के 6, -3 संरेख है, तो के का मान। अब संरेख के कई तरीका होते हैं, एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 ले लो, संरेख कह रहा है तो संरेख होने के लिए प्रतिबंध, संरेख होने के लिए प्रतिबंध होता है आपका त्रिभुज का एरिया 0 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - तो बस ये फॉर्मूला लगा दिया बराबर 0, 1/2, 2 तो 0 में पहुंची गई। x1 को मान jx1 jy1 jx2 y2 x3, x1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे y3 की जगह पे -3 तो प्लस है गई, x2 की जगह पे 4, y3 की जगह पे -3,
y1 की जगह पे 3, x3 की जगह पे 6, y1 की जगह पे 3 और y2 की जगह पे k बराबर में कितना 0। ये हो गया आपका 2k, 2 तिया 6, माइनस के 6 चौका माइनस के 24, 6 तिया प्लस के 18, माइनस के 6 के बराबर 0, माइनस 6 के में से 2 के घट गए माइनस के 4 के, माइनस के 24 प्लस के 18 24, 24 से 24 तो बराबर में 0, तो k बराबर 0। ये आपके विकल्प हो गए। खंड ब में पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है हमें ये। तो इसके लिए क्या करेंगे, माना अंडर रूट 3 बराबर P बटे Q एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। और अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे, और अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता है, P स्क्वायर बटे 3 बराबर P स्क्वायर, और Q स्क्वायर कैसे तोड़ देंगे, Q इंटू, एक Q को इधर ले जाओ तो 3Q बराबर हो गया आपका P स्क्वायर बटे, चूंकि P बटे Q एक कैसी संख्या मानी है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और P Q से पूर्णतः विभाजित नहीं है, Q से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः P स्क्वायर बटे Q भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और P स्क्वायर Q से विभाजित नहीं होगा। जब भाई P जो हतगा है P Q से विभाजित ना आते तो P स्क्वायर Q से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। जबकि 3Q कैसी होगी, पूर्णांक होगी, कैसी होगी। अतः एक पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, बराबर। अतः हमने जो माना था वह गलत था। अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब एक बात और समझने का ध्यान दे, जो मैं समझावे जा रहा हूं बहुत काम की बात है। जैसे मान लो, चाहे समझने के लिए, चाहे क्वेश्चन है समझने के लिए, मान लो 2/3 है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। पर अगर हम ऊपर की संख्या को वर्ग करते हैं और नीचे को 3 को भाग दे रहे, जब 2 में 3 को भाग ना जा रहा हो तो 2 दूनी 4 में 3 को भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो ध्यान दो, जब P बटे Q परिमेय तो होते हैं पर लेकिन Q से पूर्णतः विभाजित ना आते P। इसी प्रकार जब P को वर्ग करेंगे तो Q को डिवाइड करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो परिमेय होगी। कैसी होगी जे परिमेय होगी। और जे परिमेय होगी पर लेकिन जे कैसी होगी,
पूर्णांक होगा। क्यों? क्योंकि जाके बटे में एक तो हम लिख सकते हैं, पर एक को भाग चलो जाओ नहीं चलो जाओ, पर लेकिन ये पूर्णांक होगा और ये परिमेय होगी। तो ये स्पष्ट है रहो हमें कि परिमेय पूर्णांक के बराबर नहीं होगा, जा जगह पे नहीं होगा, कछु जगह पे ऐसा तो है। जैसे 4/1 ले लो या 4/16/4 ले लो, तो जे जाओ 4 से 4 बार कटेगा, समझ रहे हैं। पर कब है रहो जाके बराबर, जब जाको भाग जाए रहो जा में, समझ रहे हैं। यहाँ क्यू को पी स्क्वायर में कोई भाग नहीं जा रहा, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, पूर्णांक तो कभी भी हो ही नहीं सकता। अतः जो हमने माना था वह गलत था। √3 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न बी पार्ट, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध बताना है, जाके शून्यकों और गुणांक, तो शून्य का निकाले जाएंगे तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो x² तो ऐसे ही ऐसे ही, x दिया नहीं है, और जब x ना दो तो हम क्या ले लेंगे, 0x ले लेंगे। 0x ले लो या कछु मत ले लो, बात तो एक ही है। -3 = 0। जब जाकी तुलना करेंगे आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जो द्विघात समीकरण होता है ना, द्विघात समीकरण इतने से तुलना, और जब तुलना करेंगे तो एक मान कितना होगा बेटा, 1, बी का मान कितना हुआ 0, सी का मान कितना हुआ, ए बी सी निकल आए। अच्छा, अब हमें जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/, तो अल्फा + बीटा बराबर बी की जगह पे तो 0 और ए की जगह पे। अच्छा, गुणनफल निकाल लो, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 1, यानी हमारे पास जो निकल के आया है अल्फा × बीटा बराबर -3 और अल्फा + बीटा बराबर निकलेगा 0। अच्छा, अब दूसरी बात, जाके मूल निकाल लो, x² - 3 = 0, यही तो होगा सवाल। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ± के √ वर्गमूल लेने पर, तो एक तो x की वैल्यू है गई √3, एक है गई -√3, और जो x की वैल्यू होते हैं उन्हीं से हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, आप जानते हो। तो अल्फा बराबर कितना है +√3 और बीटा बराबर कितना है -√3। अब आप जामे वैल्यू रख दो समीकरण 1 में, ये समीकरण 2 दे दो, सॉरी यहाँ 2, यहाँ पे कितना 3। अल्फा बीटा के मान समीकरण 2 में रखो भाई, अल्फा की जगह पे √3, बीटा की जगह पे -√3 बराबर 0, तो √3 माइनस को गुणा करेंगे तो -√3 जाते जे कैंसिल, तो 0 बराबर, तो संतुष्ट है ना। दूसरे हुए सिद्ध कर लो ऐसे ही, समीकरण 3 में अल्फा बीटा के मान रखने पर अल्फा की जगह पे कितना लिखना है यहाँ पे √3 और बीटा की जगह पे कितना लिखना है -√3 और बराबर में कितना है -3। √3 को √3 में गुणा करते हैं तो 3, तो इक्वल आएगा, तो जीव संतुष्ट है। बात आएगी समझ में, तो गुणांकन के बीच संबंध स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट दे रहा है आपका 1 + sec बटे sec बराबर sin² a बटे 1 - cos a सिद्ध करना है आपको। तो चाहे तो जाए LHS से सिद्ध कर लो, चाहे RHS से सिद्ध कर लो, चाहे दोनों ने एक साथ लेकर नहीं सिद्ध कर लो। कौन से से करना चाहता हो बोलो, LHS से, चलो LHS से करा देते हैं। बाई लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec अपॉन sec, एक तो ऐसे ही सेक को फॉर्मूला का होता बेटा 1/cos, 1/,
बटे सेक को यूं पे फॉर्मूला लगाया तो 1 बटे, जाके नीचे कचूना तो 1, एलसीएम लेंगे कितना आवेगा, और कॉस ए को 1 में गुणा करेंगे तो कॉस ए, 1 को 1 में करो तो 1 बटे, और कॉस ए थे कॉस ए, तो ऊपर तो आएगा बेटा 1 प्लस कॉस ए लिख लो, चाहे कॉस ए प्लस 1 लिख लो, बात तो एक ही है, बटे में 1। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें आरएचएस में बटे में 1 माइनस कॉस ए लाना है, अंश में दो 1 प्लस कॉस ए, तो बटे में 1 माइनस कॉस ए कब आवेगा, जब 1 माइनस कॉस ए को क्या करते हैं, अंश और हर में गुणा करते हैं, अंश में गुणा करते हैं और हर में गुणा करते हैं, या फिर गुणा और भाग कह लो, बात एक ही है। यानी अंश का भी परमीयकरण हो जाता है, यहाँ अंश को परमीयकरण है, पहले हम करते हैं तो हर को परमीयकरण करते, ध्यान है। तो क्या किया, 1 माइनस कॉस ए का गुणा व भाग करने पर, तो बराबर है बेटा 1 प्लस कॉस ए बटे 1 और 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा, जाको गुणा करेंगे तो 1 में ए प्लस बी और 1 में फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, जाको गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 को वर्ग 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए है जाको यहाँ पे, और बटे में 1 माइनस, यही तुम्हारा आरएचएस है, यही सिद्ध करना है। दूसरी चीज समझो, जरूरी ना कि आप ऐसे ही करें, आपने यहां तक कर लो, लेफ्ट हैंड से निकाल लो ये चीज, अब राइट हैंड से यही निकाल दो। अब आपने यहां तक लेफ्ट हैंड से जो निकाल ली, मान लो अब आपके दिमाग में ना आ रही कि हमें यहां से आगे कैसे करना है, समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए ले लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप फॉर्मूला जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हो ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे ऊपर, नीचे 1 प्लस कॉस ए, 1 को वर्ग लिख लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक में, तो ऊपर तो लिख दें 1 प्लस कॉस ए और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए, और बटे में तो 1 प्लस कॉस ए आती है, 1 माइनस कॉस ए आती है, तो 1 माइनस कॉस ए थे 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस, तो एलएचएस वो ही निकाल रही, आरएचएस वो ही निकाल रही, बहुत सिद्ध है जाओ, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलो और लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो, समझ रहे हैं, तो चाहे कौन सी विधि कर सकते हैं आप, नोट कराओगे बेटा, करा दो जो कर रहे हैं। अगला प्रश्न डी, वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका, वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, बारंबारता दी है 7, 5, 8, 13, 7, 5, 8, 13, 20, 7, 5, 8, 13, 20 और 7, 20 और 7, ये दिया हुआ है 50 से 60। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल यहां पे लिखा हुआ है, ये आपकी बारंबारता है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से, बारंबारता 7, 5, 8, 13, 20, 7, ठीक है। इसके बाद में आपको समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मध्यमान। मध्यमान का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे, यानी माध्यक जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसकी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, x1 का मतलब होता है निम्न सीमा पहले वाली, और उच्च सीमा x2,
दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 0 और 10 जोड़ के 10 में 2 का भाग दिया तो 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दिया तो। अब ध्यान दो 10 का अंतर है सब में, तो 10 10 जोड़ते हुए चले जाओ। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45। अब ये बारंबारता है, अब निकालते हैं f गुणा 7 पंजे 15 पंजे 25 अट्ठे 35 तिया 105 10 35 और 10 45, 45 दूनी 90 900 7 पंजे 35 7 पंजे 35 और 3 38 5 5 10 और 5 15 और 5 20 हासिल 2 2 और 8 10 10 और 5 15 15 और 7 22 22 और 3 25 2 और 3 5 5 और 9 14 14 और 4 18 और 2 20। ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ निकालो 20 और 7 27 27 और 13 40 40 और 8 48 48 और 5 53 53 और 7 60। एक्स बार बराबर फॉर्मूला जानते हो आप, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू बटे 1 0 से 6 तिया 18 25 6 चौका 10 6 दूनी 6 तिया 18 और 6 तिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई। दो घन जिनमें प्रत्येक आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन प्रत्येक आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आयतन दिया हुआ है V 1331 सेंटीमीटर क्यूब। दो है यानी V1 और V2 दोनों के लिए सेम है, तो इसे VB कह सकते हैं, यानी V मान लो 1331 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं घन का आयतन भुजा का क्यूब 1331, इधर घन दिया हुआ है तो क्या लेंगे घनमूल, दोनों पक्षों का घनमूल, और जब घनमूल लेंगे तो A बराबर निकल के आएगा आपका। तो दो घन दिए हुए हैं, पहला घन ये रहा और दूसरा, ठीक है, दो घन गए हैं। अब जाकी भुजा 11, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 11। अब जाके साइड में एक और घन मिला के रख दो। जब एक और घन मिला के रखेंगे आप तो स्थिति का जो ऐसी बनेगी, तो जी 11 तो जो 11। अब जी बताओ लंबाई जाकी केवल परिवर्तित भाई 11 + 11 यानी 22। चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया होगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया, तो लंबाई केवल चेंज है गई। अब क्या कह रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BH + L की वैल्यू है 22, B की वैल्यू 11, 11 गुणा 11 + 11 गुणा 22, 22 को 22 एकन 22, 22 और 2 24, 121 और 242 जोड़ देंगे तो 242 242 484 485 और 20 505 505 और 100 605 गुणा कर देंगे 1210 सेंटीमीटर। देखिए अगला प्रश्न, एक का F। यदि बिंदु x, भाई ये कोई बिंदु दिया हुआ है आपका x, भाई, और दो बिंदु दिए हुए हैं A और B। A बिंदु के निर्देशांक है 3,6 और B के है -3,4 से समदूरस्थ है, तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। P से लेकर A के बीच की दूरी P से B के बीच की दूरी समान है, यानी PA और PB कैसे हैं बराबर है, और P से A के बीच की दूरी को फॉर्मूला √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 -
बराबर अंडर रूट, दूसरी साइड में भी यही फॉर्मूला, x1 माइनस प्लस y1 माइनस x1 हो गया आपका ये y1, x2 पीए के लिए, तो पीए की स्थिति में रखेंगे आप तो x1 की जगह पे तो x और x2 की जगह पे y1 की जगह पे y2 की जगह पे जाको वर्ग, इधर x1 की जगह पे x2 की जगह पे और -3 रखेंगे तो +3 प्लस y1 की जगह पे माइनस y2 की जगह पे जाको वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब वर्ग करेंगे तो वर्ग ते वर्गमूल हट जाएंगे, तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का, या फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी को होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी खोल दिया आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जेउबा खोल दो आपने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस की जाओ साइड में, दूसरी साइड में एक्स स्क्वायर प्लस की तो कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस की दूसरी साइड में हूं वाई स्क्वायर प्लस की कैंसिल हो गई, 3 को वर्ग प्लस को 3 को वर्ग दूसरी साइड में हूं प्लस को जो कैंसिल, 2 तिया माइनस के 6x प्लस के 6 को वर्ग माइनस के 2 छिक्के बराबर 2 तिया प्लस 4 चौका माइनस 2 चौका, तो x के पद एक तरफ कर ले, 6x जा तरफ ले आई तो काय के रह गई माइनस 12y, ऐसे की ऐसे ही माइनस 8y जा तरफ ले आई तो काय के रह गई बराबर 16, 36 पश्चांतर कर दी तो माइनस के कितनी रह गई 12 में से 8 घट गई तो माइनस के 4y, क्या बचे माइनस के -4 कॉमन आएगा तो कितना 3x प्लस y बराबर -20, -4 को गुणा एरो काले जागो भाग दे दो बेटा दूसरी साइड में, तो ये बनेगा 3x प्लस y बराबर -20 बटे -4, 4 थे कितनी बार कैंसिल तो 3x प्लस y बराबर 5, जी एक का, अच्छा जी नहीं है 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो पहली बात तो ये समझो केवल क्रमागत कहवे तो क्रम से आने वाले, यानी 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, और क्रमागत विषम कह दे या सम कह दे तो 2 2 को अंतर, तो विषम संख्या होते हैं 1 3 5 2 2 को अंतर है, सम संख्या 2 4 6 8 2 2 को अंतर है, समझ गए ना, तो जाकी वजह से हम क्या करेंगे जब सम की कह देवे या विषम की कहवे तो 2 2 को अंतर करके ले जाएंगे, तो 2 माना 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, एक तो x और एक x प्लस 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है, वर्गों का योगफल यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग, और योगफल कितना है 200, जेगो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा बेटा a प्लस बी का होल वर्ग, क्या बन गया a प्लस बी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर 200 एक्स स्क्वायर जुड़ गए 2 का वर्ग 2 दूनी बराबर 200, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 290 जाते में ले आए तो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के कितने बचे 286, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 एकन 2, 2 चौका 8, 2 तिया 2 को 0 में लगो भाग, तो कहा जागो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो 2 को 0 में भाग लगो तो 0 है गो। अब हमने क्या करो, जाके कर ले गुणनखंड, 143 के 2 आ जाए वो घटाए गए, कैसे आवे घटाए गए, तो 13 गुणा 11 और 13 में से 11 घटाए दे तो 2 बच जाएंगे। जे है एक्स स्क्वायर, 13 को एक्स में करेंगे 13x माइनस 143, इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस जहां से कहा रहा है तो क्या बचेगा x प्लस, तो एक कोष्टक में तो है बेटा x प्लस 13 और एक में कितना, क्योंकि माने क्वेश्चन में कही है क्रमागत विषम और धन, तो धनात्मक कब आवेगी, जब जा साइड माइनस की होगी दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस की है जाए पॉजिटिव, तो जाते आवेगी धनात्मक, जाते आवेगी ऋणात्मक, तो जाए लेवे की आवश्यकता ना आते, तो जाते निकालेंगे। जब आपने क्या किया x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर, तो जितना है वो पहला विषम धन पूर्णांक बराबर 11 और दूसरा विषम धन पूर्णांक, तो x प्लस 2, x की जगह पे 11 प्लस 2 यानी कितने आएंगे, तो एक तो आएगा 11 और एक आएगा। अगला प्रश्न है 2 का b, 2 का b पढ़ियो बेटा, दूसरे क्वेश्चन है पढ़ो। पढ़ो। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, आप जानते हो। तो माना इकाई का अंक बराबर 1 बाई और दहाई का अंक मान लिया हमने, तो संख्या आप जानते हैं क्या होती है, संख्या 10x प्लस बाई, ठीक है आगे बढ़ो। और अंकों का योग 9 है, तो एक अंक तो है x और दूसरा बाई बराबर योगफल जोड़ के नहीं 9, आगे बढ़ो। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना, संख्या ये है जाको 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो आप जानते हैं x की जगह पे क्या लिख देंगे y और y की जगह पे क्या लिख देंगे, तो 10y प्लस x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना, यानी संख्या है हमारे पास कितनी 10x प्लस वाई, जहां को कितनों गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जी है जाके कै गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर। बात समझ में आई। 9 को गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y बराबर 2 दाए 20y प्लस 2x, तो x के पदन एक तरफ करेंगे तो माइनस के 2x है बेटा, प्लस 9y 20y यात्रा बनाएंगे तो क्या आगे, जहां में से क्या बच गए 88x, क्या बचे माइनस के 11y, जहां में से 11 कॉमन आएगा तो 8x माइनस y बराबर 0, 11 को 0 में लग गो भाग, तो जी आएगा बेटा 0। जाते हमने क्या करो y की वैल्यू निकाल लो बेटा, या y पसंद कर दो, तो 8x बराबर y है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, तो x तो जो ही और y की जगह पे लिख दो हमने 8x बराबर 9, 8 और 1 जुड़ गया नहीं तो 9 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा 9 ते 9, तो x बराबर, अब x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे आप तो 8 गुणा x की जगह पे कितना
1 बराबर बाई। तो बाई बराबर हो गया बेटा 8। बाई का मान ये निकला, एक्स का ये निकला। हमें पूछिए संख्या, तो संख्या कितनी है हमारे पास? 10x प्लस बाई। ये ध्यान रखना हो बेटा, क्योंकि हमेशा संख्या पूछी जाती है। आपका कहते हैं एक्स और वाई के मान निकाल के छोड़िया होते हैं पेपर में, सवाल गलत करे जाते हैं। पूरे नंबर नहीं मिलेंगे जहाँ पे, नंबर पूरे जब ही मिलेंगे जब जहाँ में आप वैल्यू रखेंगे। ये ध्यान रखना है। आपका कहते हैं एक्स और वाई के मान निकाल के छोड़ देते हैं ज्यादातर बच्चा। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 एक्स की जगह पे कितना लिखना है 1, और बाई की जगह पे तो 10 1 10 और 8 कितने आ गए जी भाई संख्या तुम्हारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का सी। हाँ, दी गई आकृति में OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD है। दिखाइए कि कोण A OA डॉट OB बराबर हाँ OC डॉट OD OC डॉट OD है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। ये आकृति दी गई है बेटा A और यहाँ हुआ है D, ये C और ये B, और ये दिया हुआ है आपका। और साथ में हमें सिद्ध करना है, दिखाना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो देखो आकृति जो दी गई है, आपको दिया गया क्या है, दिया है OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD। एक ध्यान दो, जो त्रिभुज है एक तो है OAD और एक है OBC। तो आपको ध्यान ये देना है बेटा कि OA जा तरफ दोगो है तो आप OA में डिवाइड जा साइड ते ऐसी संख्या को करना है जो जा में आ रही हो जावाई त्रिभुज में। तो जावाई त्रिभुज में कौन सी आ रही है, OC आ रही है। क्या आ रही है, तो OC को जा तरफ डिवाइड कर दो, बराबर जा तरफ OD रहेगा और OB जा तरफ है तो OB को जा तरफ डिवाइड कर दो। का हुआ कोई दिक्कत? ध्यान दो, OA डॉट OB ये एक त्रिभुज तो जे है और एक त्रिभुज जे है। तो जा त्रिभुज में OA हमने ले ली, अब जावाए त्रिभुज की एक संख्या लेनी है हमें। तो जा में थे OC है क्या OD है, तो OC ही तो है जावाए त्रिभुज की। तो जाके हमने OC को जा तरफ भाग दे दो, OD ऊपर रखी और OB को दे दो जा तरफ भाग। ये क्यों करो है, क्योंकि आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जब दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसा होता है, अनुपात बराबर होता है और कोण इक्वल होते हैं। भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है OA और OC, जाकी भुजा OA और जाकी भुजा OC अनुपात है को बटे में, जाकी भुजा OD और जाकी भुजा OB अनुपात है को बटे में। अब हम सिद्ध कर रहे हैं बेटा जाए, तो क्योंकि दिया हुआ है हमें, क्या दिया है, OA बटे OC बराबर OD बटे OB। पहली चीज तो ये तो दी गई है। अच्छा, भुजन को अनुपात बराबर है दोनों को। ठीक, अब एक कोण देख लो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, दो तिर्यक रेखाएं काट रही होती हैं एक दूसरे को, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण BOC कह लो या COB कह लो, एक ही बात है। दो भुजन को अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो जाको मतलब दोनों त्रिभुज कैसे है, समरूप है। तो कल कहेंगे हम त्रिभुज AOD, इसलिए त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC। अब A पे तो स्टार्टिंग करी है तो यहाँ पे COB लिखेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे काम का कर रहा है, C काम कर रहा है। क्योंकि जाई भुजा को अनुपात तो लो है, जाके संग जबाई भुजा अनुपात लो है। तो जे ध्यान रखना, समरूप लिखो या सर्वांग सम लिखो, तो जे ध्यान रखना पड़ेगा जैसी जो पॉइंट पे जो तुम्हारा शीर्ष आ रहा है बस शीर्ष के अनुसार ही लिखेंगे, क्योंकि जिबाई भुजा जो OA लई है वो OC के बराबर लई है। तो एक ही जगह पे क्या काम कर रहा है, C। अच्छा, OD लई है
वो OB के अनुपात में लई है, तो D की जगह पे काम क्या करेगा B। तो आपको कुछ नहीं करना है, A की जगह पे तो C लिखना हुआ है, समझ गए, और D की जगह पे क्या लिखना हुआ है B, समझ गए होंगे। दोनों त्रिभुज सर्व कैसे आगे समरूप, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुज चाहे तो समरूप हो गए चाहे सर्वांग सम हो गए, उनके कोण इक्वल होते हैं, मतलब एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होता है, पर लेकिन वो बाई के अनुपात में होगा। जैसे ए की जगह पे सी आया हो तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, और कोण डी की जगह पे बी आया हो तो कोण डी का के बराबर होगा कोण बी के। बात समझ में आ गई। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, या कोण डी बराबर कोण बी, यही आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट डी। हाँ, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, दो संकेंद्रीय व्रतों, दो संकेंद्रीय व्रत हैं, एक तो है बड़ा व्रत और एक है छोटा व्रत, जिनके केंद्र समान है, एक हुई है। और मैंने कहा गई है बड़े व्रत की जीवा जो छोटे व्रत को स्पर्श करती है, छोटे व्रत है स्पर्श कर रही है स्पर्श बिंदु पे, और ओते एक तो जे है गई, जी त्रिज्या है गई जाके कहा जाए, और जो वाई त्रिज्या है जाएगी। अच्छा, छोटे वाई की त्रिज्या जे वाई है गई, ठीक है। अब कई का है माने पढ़ो, स्पर्श करती है, हाँ, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो जाती है। स्पर्श बिंदु जी है, जी तो है स्पर्श बिंदु, तो जहां पर समद्विभाजित है जाते हैं, यानी जे और जे बराबर है, जे सिद्ध करना होगा। बात समझ में आई। अभी तक हमने जो सवाल करे का है बेटा, तो सवालन में जो चीज हमने सिद्ध नहीं करी, हमने जे जाके बराबर ले लेते, ये पहले तुम्हारे सिलेबस में आतो, अब नहीं आतो, पर लेकिन जहां दे दो प्रमेय है तो ने समझ लो कैसा करेंगे, बहुत आसान है, कजू बड़ी ना। त्रिभुज ओ ए पी पहले तो दिया है, सबंते पहले प्रमेय सिद्ध करी जाते हैं, तो सबंते पहले दिया है, क्या दिया है, दो संकेंद्री व्रत, संकेंद्री व्रत, ठीक है, जिनके केंद्र ओ त्रिज्या एक की तो आर, तथा दूसरा का है ओ और त्रिज्या आर डैश मान ली हमने है, ठीक। बड़े व्रत की जीवा है ए बी, ए बी बड़े व्रत की जीवा है, बड़े व्रत की जीवा है जो कहां स्पर्श कर रही है, छोटे व्रत को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, जो छोटे व्रत को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। अच्छा, बड़े वाले व्रत की हमने त्रिज्या आर डैश ली है, तो जे आर डैश है गई, ठीक है, जे आर डैश है गई, चूंकि बड़े व्रत ही के कहा जाता है यहाँ तक। अच्छा, जे छोटे व्रत की त्रिज्या है तो जे का मानी है हमने आर, तो जे आर है गई, क्लियर है यहाँ तक। ये चीज तो दी है, अब हमने रचना क्या करी है, रचना क्या करी है, ओ से पी ए और बी को मिलाया, ओ से पी ए तथा बी को मिलाया, ये है गई तुम्हारी रचना। हाँ, सिद्ध करना है, अब क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, ऊपर लिखते हैं बेटा रचना के ऊपर, ये ध्यान रखिए, पहले दिया है फिर सिद्ध करना है तब रचना करते हैं, ठीक। तो हमने जल्दबाजी में पहले रचना करते है, ठीक है, पहले सिद्ध करना है लिखेंगे, बाकी नीचे रचना लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें एपी बराबर बीपी, एपी बराबर, अब उपपत्ति तो ना ध्यान दो, हमने जे दो भुजा जो अतिकाएं जे बराबर सिद्ध करनी है, और बराबर भुजा कब होते हैं, दो त्रिभुजन में दो भुजाएं बराबर कब होते हैं, जब दोनों त्रिभुज कैसे होवे, सर्वांग सम होवे, सर्व अंग सम, सर्व को मतलब सभी, अंग समान, यानी भुजा पहले की दूसरे की पहली भुजा के बराबर, दूसरी भुजा दूसरे की दूसरी भुजा के बराबर, पहले की तीसरी भुजा
दूसरे की तीसरी भुजा के बराबर, पहले को पहला कोण दूसरे के पहले कोण के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर। बात समझ में आई? तो सर्वांग सम हमें सिद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि भुजा बराबर जब ही होती है जब दोनों की का होवे सर्वांग सम त्रिभुज होवे तो, और जब सर्वांग सम ना हो तो भुजा ना बराबर होते हैं। समरूप में कोण तो बराबर होते हैं पर भुजाएं बराबर नहीं होती। समरूप में भुजन को अनुपात होता है बेटा, ठीक है, जबकि सर्वांग सम में भुजा बराबर होते हैं। तो हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करनी है। कैसे सिद्ध करनी है? और सर्वांग सम सिद्ध करने का रूल क्या है? पहले तो रूल है समझो कि या तो कम से कम एक भुजा हमें बराबर दिखानी पड़ेगी, ठीक है, और दो कोण बराबर दिखाने पड़ेंगे, या दो भुजा बराबर दिखाए दो एक कोण बराबर दिखाए दो। क्लियर है? तो देखो बहुत आसान है। एक तो देखो जहां पे ओ ए त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी में, ओ ए पी तथा ओ बी पी में, ओ ए पी में चलेंगे तो आपको पता है ओ ए बराबर काय के है ओ बी, चूंकि एक ही व्रत की का है जे व्रत की। अच्छा, ओपी पहले में हुआ है और दूसरे में हुआ है, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा जाऊ त्रिभुज में आती है और जाऊ में आती है। कैसी आएगी बेटा? ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो जवाब कोण, कोण ओपीए कोण बराबर कोण ओपीबी होगा का नहीं? बराबर कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंबवत होती है। याद है ना? तो जा जीवा पे या जा स्पर्श रेखा पे वृत्त की त्रिज्या लंबवत होगी तो जितना जे होगा उतना ही 90 डिग्री। समझ में आई बात? अच्छा, 3 पॉइंट है गए, 2 भुजा बराबर है गई और एक कोण बराबर है गो, तो दोनों त्रिभुज कैसे है गए? सर्वांग सम है गए। बात समझ में आई? तो दोनों त्रिभुज है जाएंगे आपके बेटा सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज है गए त्रिभुज ओएपी, त्रिभुज ओएपी सर्वांग सम को ये निशान होता है बेटा ओ बी पी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है गए। और जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी जो तीसरी भुजा बची है वो बराबर होगी। तो तीसरी भुजा का बची है एपी, बराबर काय के होगी? इसलिए एपी बराबर होगी क्या? बीपी। बात क्लियर है गई? तो यही हमें सिद्ध करना होगा। अतः स्पर्श बिंदु जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागन में विभाजित करता है। बात क्लियर है गई? अच्छा, ये प्रूव है को। अगला प्रश्न बोलिए। दूसरे का ई। हाँ, एक थैले में 3 नीली गेंद नहीं है बेटा 3, ठीक है, 2 सफेद सफेद गेंद नहीं है 2 और 4 लाल गेंदें हैं। और लाल गेंदें 4, कुल टोटल गेंद कितनी है गई? 4 2 6 और 3 9 गेंद है गई टोटल, यानी कुल परिस्थिति है गई तुम्हारी 9। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, जब थैला में थे एक गेंद निकाली जा रही है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पहला सफेद है। सफेद गेंद, अब ने ध्यान दो, सफेद गेंद होने के लिए तो सफेद गेंद की अनुकूल परिस्थिति कितनी है? कितनी गेंद है सफेद? सफेद के अनुकूल 2, टोटल 9। तो प्रायिकता को फॉर्मूला आप जानते हैं, एनई बटे और एनई है 2, एनएस कितनी है? सेकंड का है नीली है। नीली गेंद। अब नीली गेंद होने के लिए अब नीली गेंद कितनी है? अनुकूल कितनी है? नीली 3,
तो प्रायिकता है जाएगी बेटा 3/9, 3 थे एक बार और 3 थे तो 1/3 है गई प्रायिकता। अगला लाल है। लाल गेंद होने के लिए, थर्ड क्या है, लाल गेंद होने के लिए, और लाल गेंद है के कहते हैं लाल कितनी है 4, तो 94 थे ही तो निकलेगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते हैं एन को मान 4 और एन एस को। क्लियर है गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को एफ। निम्नलिखित सारणी में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी, वैसे माध्यिका ज्ञात। हाँ सारणी का है वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 50 20 से 30, 30 से 60 तक। से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक। हाँ बारंबारता हाँ 7, 4, 2, 7, 4, 2, 2, 3, 2। 2, 3, 2। अब माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हो संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो सबंते पहले का निकालेंगे हम, तो 7, 7 और 4 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18 और 2। समझ गए होंगे बात है। अच्छा संचयी बारंबारता हमने निकाल ली, संचयी बारंबारता निकाल ली। आप जानते हैं जाते कहते हैं हम या तो CF कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या कैपिटल F कह देते हैं। तो कैपिटल F कह दो जाए स्मॉल f कहते हैं। ठीक है, अब जहां में देखेंगे कि कौन सा f है और कौन सा स्मॉल f है। तो बाकी ले हम पहले तो टोटल जो आएगा ये 20 ये होता है टोटल ये 20। माध्यिका वर्ग निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे, माध्यिका वर्ग बराबर होता है n/2, n की जगह पे 20/2 10 आएगा। संचयी बारंबारता में 10 से जस्ट बड़ी संख्या है 11, तो ये है तुम्हारा माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग में जी L1 L2 स्मॉल f और जाते ऊपर। अब माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते हैं, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f इंटू L1 10 n/2 10 कैपिटल F 7 स्मॉल f गुणा h, और h बराबर होता है L2 माइनस L2 की वैल्यू L1 की वैल्यू। तो कितना आएगा, जे h की वैल्यू निकाल ली हमने। 2 ते 2 बार और 2 ते तो जे आएगा बेटा 10, 10 में से 7 घटा दे तो गुणा बटे। एक चीज ध्यान रखियो जाते जाए मत काट दियो क्योंकि यहाँ प्लस में अलग है संख्या। ठीक है, 3 पंजे कितने आ गए बटे 2, 2 ते 15 में भाग देंगे तो 7.5 कितने आ गए 17.5। माध्यिका निकल आई। नेक्स्ट 3, हाँ एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार व्यास का गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो एक बेलनाकार बेलन के आकार को कोई गिलास है, जहाँ गिलास को आंतरिक व्यास यानी D 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की जुड़ा हुआ गोला है। नीचे जितनी त्रिज्या जाकी है ऐसा ही जो करके नहीं का बना हुआ है अर्धगोला बना हुआ है जहाँ में। ठीक है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। ठीक, यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, गिलास की ऊंचाई रही है यानी स्मॉल h की वैल्यू बेलन के लिए 10 है गई, जाकी त्रिज्या निकालेंगे तो ये 2r बराबर 5, तो r बराबर 5 बटे आपको निकालना क्या है, गिलास की आभासी धारिता व वास्तविक धारिता। तो पहले तो आभासी धारिता, आभासी
क्योंकि आपको पता है कि बाहर से हम देखेंगे तो गिलास कैसो लगेगा, बेलन ही लगेगा, अंदर से तो हमें ना मालूम। तो बेलन लगेगा तो बेलन का आयतन, धारता का मतलब क्या होता है, आयतन। तो जो है बेलन का, और बेलन का आयतन जानते हो आप, पाई आर स्क्वायर। पाई यूं ही रखो, आर की वैल्यू 5/2 का वर्ग और एच की वैल्यू 10। पाई 5 को वर्ग 25, 2 को वर्ग, तो 2 ते 2 बार 2 ते 25 बन गए 125, जाको मान 3.14, ये 125/2 जो गुणा में तो काट देंगे 1.57। 125 गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 हासिल 3 पचम 25 और 3 28, 5 और 2 7, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 2 और 1 3, एक को करेंगे तो 7 5 1, 5 8 और 4 12 हासिल 1 14 15 और 1 16, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, 1 2 अंक बाद दशमलव, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गई आभासी धारिता। अब निकालनी है वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता निकालेंगे तो बेलन को आयतन जो हतुका है बामेते जिकावनो है ऊपर ऊपर अर्धगोला, तो अर्धगोले का की धारिता हम घटा देंगे, या अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो जामेते हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, चाहे जो रख लो, जाकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है, जाकी घात 3 196.25, 2 चौका 8, चाहे जो ही रहने दो, अभी कैंसिल हो जाएंगी। 5 को क्यू 125 और 2 को क्यू 8 और नीचे 3, 2 ते कट गई 4 बार, 4 ते नहीं कटेगी 2 बार से कट गई 2 ते 1.57 बार। अभी थोड़ी देर पहले 1.57 को 125 में गुणा करो, जी आयो आओ 196 और 3 दूनी कितना आएगा, तो 6 को भाग देंगे 6 तिया 18, 16 है 6 दूनी 12, 4 बच गए 42, 6 सत्ते 42, भाग टूटेगी 0, घटा दो 5, 12 में से 7 गए तो 5, ठीक है, जाएंगे 3 और 3 6, जाएंगे कितने 19 में से 3 गए तो 16, तो 163.55 सेंटीमीटर आवासी धारिता। हाँ बोलो, धारिता आयतन कितनी बार बता दो कि वस्तु बेलन के अंदर या को मान लो आकृति है या को बर्तन है, वह बर्तन के अंदर कितना पानी आ जाएगो, दूध आ जाएगो, कोई भी वस्तु आ जाए है? वास्तविक का मतलब जाके अंदर वास्तव में कितना आवेगो, पर देखवे में कितने को लगेगो। आभासी को मतलब देखवे में कितना लगेगो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुमने देखे होंगे शायद, या नहीं देखे हो सकते, पुराने टाइम के आवते कप, तो पहले कप आवते इतने बड़ो आवतो कप, पर नीचे बामे नीचे ते भरो हो तो ऊपर ऊपर ने कहते खाली हो तो बस। अब हमें चाय तो नहीं खावेगी, कोई आदमी गयो, ठीक है, काऊ के घर, अब बाने वो ऊपर तक भर के दे दो गिलास, गिलास पूरा भर के दे दो वो कप, अब वो कह जो तो ज्यादा है गई कम कर दो, तो बाने बहुत मना करी के ना थोड़ी सी यही है कि नहीं ज्यादा है तो थोड़ी सी कम कर दे। अब माने एक घूंट लो चाय खत्म, यानी नीचे खा ली, तब एहसास हुआ। तो कहवे को मतलब जी वास्तविक तो जिया के बाकी अंदर कितनी आ रही है वस्तु, और आवासी जिया का दूध से देखेंगे तो कितने का लग रही है। बात आगे समझ में, आवासी और वास्तविक का अंतर क्लियर है बेटा। तीसरा आगे बोलिए, तीसरे का अथवा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप
हाँ, केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। कहा गया 42 सेंटीमीटर व्यास व्यास, व्यास दिया है यानी डी। तो 2r बराबर 42 सेंटीमीटर, तो r बराबर 2 को डिवाइड लग गो, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। जाके केंद्र पे 120 अंश को कोण बना रहा हूं जी, ठीक है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड यही तो बनेगा, जाको एरिया निकाल लो है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी कितनी आ गई 21 का क्षेत्रफल कहेगो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे -1/2 पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, आर की वैल्यू 21, चलो रख लो, चौका कैंसिल है जागो। आर की वैल्यू कितनी 21, क्योंकि 7 से 21 कैंसिल है जाओ, जाओ जाते 22/7 रख दी हमने। थीटा की वैल्यू 120 बटे में 360 -1/2, आर की जगह पे 21 को वर्ग 21 गुणा और साइन थीटा की जगह पे 120, थीटा की जगह पे वैल्यू रख देंगे बेटा हमने। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ना ध्यान दो, 12 तिया 36 3 बार और 3 ते 7 बार और 7 ते 22 1 22 2 22 दूनी 44 और 2 46, 21 को 21 में करेंगे 441 बटे 2, साइन 120 है, हम तोड़ देंगे 90 प्लस और 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस को होतो है और साइन प्लस को होतो है, तो जो पॉजिटिव रहेगा यानी चिन्ह जो होता है वही क्यों रहेगा। साइन 90 प्लस थीटा 90 बाई में चेंज हो जाता है, साइन का में कॉस में, तो कॉस थीटा और थीटा की जगह पे कितना है 441 बटे 2, जाके वो मान √3 बटे 462 है, 441 √3 को मान 1.732 बटे 2 दूनी 4 ते काट लो 0.4 चौका 1 बच्चे को 13 4 12 4, तो जिन करके आयो बेटा हम आओ 462 है, 462 माइनस जाको गुणा करेंगे तो जी आएगा बेटा 3 1 3 3 चौका 12 3 चौका 12 और 1 13, फिर 3 को करेंगे तो 13 23, फिर 4 को 4 1 ना 4 4 चौका 16 और 1 17, जिन निकल के आयो 3 5 3 2 5 और 4 9 6 3 9 1 10 हासिल 1 8 और 1 9 1 19 0 9 53 19 0 9 53, कितने अंक बाद है 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, जहां में पॉइंट के बाद में 3 अंक है, जहां में पॉइंट के बाद में कछु ना हो तो पॉइंट हतो ही ना, तो पॉइंट कहीं नहीं हो गए तो काम हो जागो लास्ट में, और क्या 0 चौका 3 अंक है तो क्या 0 10 में थे 3 गए 7, यहाँ 9 में थे 5 गए 4, 9 में थे 9 गए 0, यहाँ रहेगा 1 में थे 0 को 1, 16 में थे 9 गए 7, यहाँ रह गए क्या 3 में थे 1 गए, तो इतने सेंटीमीटर का है क्षेत्रफल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, यदि 2 वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है। 2 वर्गों के परिमापों का योगफल 68 वर्ग मीटर है। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 2 वर्ग नहीं है, तो माना पहले वर्ग की भुजा A1, दूसरे वर्ग की भुजा A2 और पहले वर्ग का परिमाप 4a1 क्योंकि 4a होता है, और दूसरे वर्ग को परिमाप 4a2, परिमापों का योगफल यानी जोड़ 68 मीटर है। 4 कॉमन ले लो,
A1 प्लस A2 बराबर 68। 4 को गुणा करो, क्या लग जाएगा? 68 में 4 को भाग लगो 17 बार, तो हमारे पास A1 प्लस A2 बराबर आएगा 17। आगे बढ़िए। और उनके क्षेत्रफलों का योगफल। क्षेत्रफलों का योग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग ए स्क्वायर, यानी पहले को क्षेत्रफल है A1 स्क्वायर और दूसरे को है A2 स्क्वायर, और दोनों को योग 157 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 157 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जाते A1 निकाल लो या A2 निकाल लो, तो A1 निकाले 17 माइनस A2, जहां में रखे दो, तो जहां में रखेंगे तो A1 की जगह कितना 17 माइनस A2 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग बराबर 157। जो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस A2 का स्क्वायर बराबर 157। 17 को वर्ग 289, A2 का वर्ग माइनस 17 दूनी 34 A2 प्लस A2 का वर्ग बराबर 157। A2 का वर्ग 2A2 का वर्ग माइनस के 34 A2 प्लस के 289, 157 प्लस के जात्र ले आए माइनस के है बेटा, तो 2A2 स्क्वायर 34 A2, जहां में थे 9 में थे 7 गए तो 2, 8 में थे 5 गए 3 और 1 प्लस गए 132, 2 कॉमन ले लो बेटा, तो जो आएगा A2 का स्क्वायर माइनस 17 A2 प्लस 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, दो को जहां गुणा रहा 0 में भाग लगो, तो A2 का वर्ग माइनस 17 A2 प्लस 66 बराबर 0। तो A2 जाको फैक्टर कर ले बेटा, 66 एक 66 के 17 आ जाए, वो जोड़ के 11 छिक्के 66, 11 और 6 जोड़ देंगे तो 17, तो A2 का वर्ग माइनस 11 प्लस 6 A2 प्लस 66 बराबर 0। A2 का वर्ग माइनस 11 A2 माइनस को गुणा करेंगे अंदर तो माइनस 6 A2 प्लस 66 बराबर, जहां में थे का कॉमन आ रहा है A2, तो यहाँ का बचेगा माइनस 11, जहां थे का कॉमन आ रहा है माइनस 6, तो A2 और 6 को भाग देंगे तो कितनी बार माइनस कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, एक कोष्टक में है A2 माइनस 11 और दूसरे में है A2 माइनस, जब आपने क्या किया A2 माइनस 11 बराबर 0, तो A2 बराबर है बेटा कितना 11, एक तो निकल आओ तुम आओ 11 सेंटीमीटर या 11 इकाई, जो मीटर में दो तो मीटर, सॉरी 11 मीटर निकल आयो, ठीक है बेटा। A2 का मान समीकरण 1 में रख दो तो A1 निकल आओ, तो देखो A2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जो बेटा A1 A2 की जगह पे 11 बराबर 17, तो 11 प्लस के जात्र में ले गए तो कितने रह गए A1 को मान 6, यानी एक की भुजा तो होगी 6 और दूसरे की 11। दूसरा कैसे निकल आगो, जब आपने A2 माइनस 6 बराबर 0 लो तो A2 बराबर कितना आएगा, तो 6 मीटर आएगा। यदि A2 6 तो आप जहां में मान रखेंगे तो A1 प्लस 6 बराबर 17, 6 पश्चांतर कर देंगे तो 17 माइनस 6 यानी 11, यानी कहने को मतलब ये है बेटा कि एक की तो बुझावेगी 11 मीटर, चाहे तो पहले की 11 ले लो दूसरे की 6 ले लो, चाहे पहले की 6 ले लो दूसरे की 11 ले लो। हाँ भाई, हाँ, एक आदमी ने 3,250 रुपए का ऋण दिया, 3,250 रुपए का ऋण लिया, यानी कुल, ठीक है, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, पहले महीना में 20 दे, फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया, 15 रुपया प्रति महीना बढ़ाई, तो यानी श्रेणी बन गई बेटा, तो यानी ए पहलो पद तो है 20 और प्रत्येक महीना 15 बढ़ा रहा है, तो जी है सारवांतर, ठीक है। तो वह कितने महीने में ऋण चुका देगा,
तो एन को मान कितने महीना को मतलब एन को मान ज्ञात करना है। टोटल कितना है 3250। यानी योगफल जो दिया गया है श्रेणी का एस एन कितना है 3250। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे आप। एस एन का क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 3250। एन की जगह पे तो निकालना है 2a की वैल्यू 20, एन निकालना है डी की वैल्यू 15, 3250 दो करो तो गुणा है जागो 20 दूनी कितने आ गई 40 प्लस के 15 माइनस के 15 बराबर 3250। एन बाई 2 40 में से 15 घट गए तो क्या रह गई प्लस 15 बराबर 3200। दो को तो ऊपर गुणा जाओ एन को अंदर गुणा करो तो 25 एन प्लस 15 एन स्क्वायर और दो को जहां तरफ गुणा कर दो 2 0 0 2 पंजे 10 2 2 4 और 1 5 2 तिया 6 जामे थे 5 कॉमन आ रही है तो 5 थे 5 बार 5 तिया 15 6500 में 5 को जहां गुणा रहो तो क्या लग जाएगा जब भाग देंगे आप 5 को तो जी आ जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर बराबर 6500 बटे 5 5 थे 1300 बार 1300 जात्र ले आओ 3n स्क्वायर क्रमते लिख ले बेटा 5n माइनस 1300 बराबर 0 1300 तिया कितने आ गए 3900 3900 के ऐसे फैक्टर करो गुणनखंड 5 आ जाए तो 3 तो जो ही रहने दो 1300 के कर लो 100 गुणा 13 तो 13 तो अलग है 100 के करने हैं 2 दूनी 4 4 पंजे 20 पंजे 100 फैक्टर रह गए 5 लानो घटाए के लानो 5 लानो है घटाए के तो देखो 13 दूनी 13 तो अलग रहने दो पहले तो 13 पंजे 65 3 दूनी 6 दूनी 12 पंजे 60 65 में से 60 घटा दो तो 5 बच्चे जाने तो 65 में ते 60 घटा दे 3n स्क्वायर 65n है गो बेटा माइनस 60n माइनस 1300 बराबर जामे थे n कॉमन दिखाई दे रहा है और कछु आवेगा नहीं तो जाएगा 3n प्लस 65 जामे थे कह रहा है जामे थे 20 तो बचेगा n प्लस 65 3n प्लस 65 तो 3n प्लस 65 तो एक में है गई और एक में है गई n माइनस 20 तो आपने क्या किया जाको 0 में भाग देंगे तो 0 जाएगा n माइनस 20 बराबर 0 तो n बराबर कितना आएगा 20 यानी 20 महीना में वो पूर्णतः क्लियर है जागो। अगला प्रश्न देखिए 5वां प्रश्न एक बहुमंजिल भवन के शिखर से बहुमंजिल भवन बहुमंजिल का मतलब जिसमें बहुत सी मंजिल है भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एक बहुमंजिल भवन है मान लो जी ए बी शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के एक दूसरा भवन है सी डी ये 6 मीटर ऊंचा है भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण शिखर का भी अवनमन कह रहा है अवनमन कह रहा है तो जो छोटा होगा क्या बड़ा होगा छोटा होगा क्यों क्योंकि उन्नयन को मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं अवनमन को मतलब नीचे की तरफ तो न्याते देखेंगे जा तरफ तो शिखर को तो उन्नयन अवनमन कोण जे है तुम आओ ठीक है न्याते लेके नहीं जीवन को कितना 30 अंश कितना है 30 अंश और दूसरा रो है आधार को काय को और आधार का अवनमन कोण जे 45 अंश है तो जे कितना है जागो जे जाते जातक 45 है तो जे 45 और जे 30 है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है। मान ली दोनों भवनों के बीच की दूरी तो x और जाकी ऊंचाई मान ली हमने जी 6, तो जी कितनी होगी, और जी 6 तो जी कितने रह गई। ठीक है जी, नाम दे ले जाए दे दो ई। समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले तो हमने जो मानो अब लिख लेंगे, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर। कितनी है? त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में, जब समकोण त्रिभुज एबीडी में चलेंगे तो जाके लें जी तो लंब हैगो और जी आधार हैगो। लंब और आधार में सूत्र टेन हैगो, तो टेन थीटा यानी थीटा की जगह पे लंब कितना है, आधार कितना है, टेन 45 को मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि h ज्ञात करनी होवे तो पहले x निकालते हैं, और x ज्ञात करनी होवे तो पहले h निकालते हैं, पर लेकिन या तो दोनों ही ज्ञात करनी है, और जब दोनों ही ज्ञात करनी है तो चाहे h निकाल लो और चाहे x निकाल लो आप। तो x की वैल्यू h, x बराबर निकाल लो आपने। अब दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है जी, जवाब तो जा में चले ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में जा में चलेंगे आप, तो जाके लें जी लंब हैगो और जी का हैगो जी एक्स है, तो जो कितना होगा, तो टेन थीटा यानी थीटा की जगह पे लंब कितना है, आधार कितना है, टेन 30 को मान बराबर h माइनस 6 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर है गो बेटा √3h माइनस 6√3। ठीक है बेटा, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू यहाँ निकाली हमने, तो x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, या x का मान रखने, या x की जगह पे लिख दो हमने h, ये √3h माइनस 6√3, 6√3 जा तरफ ले आए तो प्लस की है गई, h जा तरफ ले गए तो माइनस की है गई, h कॉमन ले ली तो का बची √3 माइनस 1, और यहाँ 6√3, यहाँ गुणा है रो जाको तो जा तरफ का लगे जागो, √3 माइनस 1 को दे दो भाग, हर का क्या कर दिया हमने, तो जितो चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, बात तो एक ही है। अच्छा, हर को परिमेयकरण करेंगे तो नीचे रहिए √3 माइनस 1, तो काय को गुणा करेंगे √3 प्लस 1 को, √3 प्लस 1 को ऊपर और नीचे कर दो गुणा, 6√3 को √3 में करेंगे 6 तिया, 6√3 को 1 में करेंगे 6√3, 1 में तो a माइनस बी और 1 में सूत्र क्या होता है a² माइनस, यानी √3 को वर्ग माइनस 1 को वर्ग, जहां में ते जी तो जो ही रहने दो, या 2 कॉमन ले लो, चलो जो ही रहने दो कोई दिक्कत ना, √3 को वर्ग 3, 1 को वर्ग तो जाएगा बेटा 18, जहां में 2 कॉमन ले लो, चलो नीचे हर में क्या आवेगी 2 आवेगी, 6 तो आ जाएगी, पर फिर फायदा ना निकल रहा बातें, फिर गुणा करना पड़ेगा, तो 2 कैंसिल है जाएगी, √3 की वैल्यू रखोगे या नहीं रखोगे, या तो √3 की वैल्यू नहीं रखी जावे तो ले सकते आप 6 ले लो, कोई दिक्कत है ना, 6 जाते लेंगे तो √3 बचेगा, और 6 तिया 18 बटे में 3 में 1 गए तो 2 तेजे कटेगा, अब फिर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो √3 को मान रखना तो मान रख दो 1.732,
ये आएगा कितना 3 और 1 4.732। तो जिनको गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 2 3 चौका 12 और 2 3 अंक बाद दशमलव, इतने का है मात्रक। मात्रक क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। अगर दूरी जिधर कितनी दी है, मीटर दी है का 6 मीटर है, जिका दी है मीटर में, तो यहाँ मीटर लिखेंगे फिर आप, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में होती तो किलोमीटर। ये पहला पार्ट। अब जाको अथवा यानी सेकंड। लास्ट प्रश्न है ये आपका, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया, एक कोई मीनार जो खड़ी हुई है। अब जो खड़ी हुई मीनार है तो आपको ये पता है कि मीनार की छाया कहाँ गिरेगी, जमीन पर। तो जी ए बी है और जी यहाँ सी पॉइंट मान लो को, और यहाँ मान लो डी। माने कहा गई है कि मीनार की छाया पहले तो यहाँ तक गई और 20 मीटर बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नतांश, उन्नतांश को मतलब उन्नयन कोणी 60 अंश से घटकर 30 हो जाता है। जहां जगह पे उन्नयन कोण बड़ा होगा क्या छोटा होगा बताओ जरा। तो यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, जागो बात समझ में आ गई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान ली हमने मीनार की ऊंचाई कितनी है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है, ठीक है। ये मान ली हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज जब जामे चलेंगे आप तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो जाके कहा जी लंब और जी आधार tan थीटा, थीटा की जगह पे लंब कितना है, आधार tan 60 को मान h बटे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x बराबर h। क्योंकि आपको पता है कि हमें ज्ञात करना है h और h ज्ञात करना है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, x। तो x बराबर निकालेंगे √3 को का लग गो x की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जब जामे चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे, और थीटा की जगह पे कितना है, अब लंब कितना है, आधार कितना है गो x प्लस 20, tan 30 की वैल्यू h बटे x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 20 बराबर √3h। x का मान रख दो भाई, क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी ना, h की निकालनी है। तो x का मान रखने x की जगह पे लिख दी आपने h बटे √3 प्लस 20 बराबर √3h। तो h के पद एक तरफ करनी है तो जी प्लस को जा तरफ ले जा, तो 20 जो ही बराबर में √3h है और जी प्लस की है, दूसरी साइड में लेंगे तो माइनस की है बेटा। एलसीएम लेंगे जाको तो √3 आएगा, √3 को √3 में करेंगे 3h, जाके नीचे का जुना तो -h, 3 में से 1 घट गए तो 2h बटे √3, ये तो 20 आती है। जब √3 को तो गुड़ाए जागो ऊपर और 2 को का लग जागो, तो √3 को आएगा ऊपर गुणा और 2 को लगो भाग, तो जो आएगा 10√, यानी मीटर, या √3 का रख दो मान 1.732, गुणा करेंगे 17.32 मीटर। तो ये हो गया आपका प्री बोर्ड एग्जाम पेपर समाप्त, ये कंप्लीट हो गया। एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को कि जैसा भी ये पेपर आया है इसमें से मान लो क्वेश्चन मिले या ना मिले, पर इनके मेथड के क्वेश्चन आपको जरूर 100% मिलेंगे पेपर में।
अब क्वेश्चन में संख्या चेंज कर सकता है, चेंज कर देगा तो अगर मैंने तुम्हें पूरा समझाया था पूरा पेपर, अब आपको क्या करना है, देखना है कि किस तरह से कौन सा प्रश्न किया है, उसी तरह से आपको हल करना है। ठीक है।